रेल विकास निगम लिमिटेड यानी आरवीएनएल इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस में काफी समय से सबका पसंदीदा रहा है। लेकिन क्या ये चमकता सितारा अब अपनी चमक खो रहा है? क्योंकि हाल फिलहाल में जो हो रहा है ना, वो कहानी को थोड़ा बदल रहा है। तो आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या आरवीएनएल अब भी एक वैल्यू बाय है? आइए इस रेलवे दिग्गज की फाइनेंशियल पटरियों पर थोड़ा और गहराई से चलते हैं और पता लगाते हैं कि क्या ये अगली बड़ी छलांग के लिए तैयारी कर रहा है या फिर आगे का रास्ता वाकई चुनौतियों से भरा है। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम 5 जरूरी पहलुओं पर गौर करेंगे। पहला, मोमेंटम में क्या बदलाव आया है। दूसरा, बैलेंस शीट कितनी मजबूत है। तीसरा, कैश फ्लो की क्या पहेली है। चौथा, प्रॉफिट को लेकर क्या कोई रेड फ्लैग्स हैं। और आखिर में हम आरवीएनएल का आमना सामना इसके कॉम्पिटिटर आइकॉन से करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से और आरवीएनएल के इनकम स्टेटमेंट यानी उसकी कमाई पर एक नज़र डालते हैं। तो सबसे पहले आरवीएनएल की कमाई को देखते हैं। फाइनेंशियल ईयर 24 में कंपनी ने लगभग 21,800 करोड़ रुपए का एक जबरदस्त रेवेन्यू हासिल किया, जो कि बहुत बढ़िया था। पर फिर फाइनेंशियल ईयर 25 में ये 9% घटकर करीब 19,923 करोड़ रुपए रह गया। और यही गिरावट हमें कहानी के अगले और ज्यादा दिलचस्प हिस्से की तरफ ले जाती है। तो अब सवाल ये है कि मार्जिन आखिर घट क्यों रहे हैं? इसका जवाब कंपनी की स्ट्रैटेजी में आए एक बड़े बदलाव में छिपा है। देखिए, पहले आरवीएनएल को नॉमिनेशन बेस्ड प्रोजेक्ट्स मिलते थे, मतलब काम सीधे उन्हीं को दे दिया जाता था। लेकिन अब वो कॉम्पिटिटिव बिडिंग के मैदान में उतर गए हैं, जहां उन्हें सबसे कम बोली लगाकर प्रोजेक्ट्स जीतने पड़ते हैं। और जाहिर है, इस बढ़े हुए कंपटीशन का सीधा असर उनके मुनाफे पर पड़ रहा है। चलिए अब दूसरे हिस्से पर चलते हैं और कंपनी की बैलेंस शीट की सेहत को चेक करते हैं, जो हमें इसकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की असली तस्वीर दिखाएगी। और यहाँ इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। आरवीएनएल लगातार अपने ऊपर कर्ज का बोझ कम कर रहा है। कंपनी ने अपना लॉन्ग टर्म कर्ज 600 करोड़ रुपए घटाकर 4,900 करोड़ रुपए कर दिया है। ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है, जो बताता है कि कंपनी फाइनेंशियली मजबूत हो रही है। लेकिन जैसा कहते हैं ना, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। कंपनी की करंट लायबिलिटीज यानी वो देनदारियां जिन्हें 1 साल के अंदर चुकाना है, वो 20% बढ़ गई हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी अपने प्रोजेक्ट्स को चलाने के लिए शॉर्ट टर्म फंडिंग पर थोड़ा ज्यादा निर्भर हो रही है, जो एक छोटी सी चिंता की बात हो सकती है। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। कंपनी के पास एक जबरदस्त सुरक्षा कवच भी है। उनकी बैलेंस शीट पर 3,100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का कैश रिजर्व है, और ये भारी भरकम कैश किसी भी अचानक आई मुश्किल से निपटने के लिए काफी है। अब आते हैं तीसरे और मैं कहूँगा बहुत ही जरूरी हिस्से पर, कैश फ्लो की पहेली। कैश फ्लो किसी भी कंपनी की सेहत की असली नब्ज होती है। और यहीं पर कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। फाइनेंशियल ईयर 25 में कंपनी के पास 1,878 करोड़ रुपए का पॉजिटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो था, जो कि बहुत स्ट्रांग था। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 26 के पहले 6 महीनों में ही ये तस्वीर पूरी तरह से पलट गई और कैश फ्लो 1,254 करोड़ रुपए नेगेटिव हो गया। ये एक बहुत बहुत बड़ा बदलाव है। तो ऐसा हुआ क्यों? इसका मेन कारण है वर्किंग कैपिटल की बढ़ती जरूरतें। आसान भाषा में समझे तो आरवीएनएल को प्रोजेक्ट्स पर पैसा पहले खर्च करना पड़ता है और रेल मंत्रालय से पेमेंट बाद में आती है। इस टाइम गैप की वजह से कैश फ्लो में ये उतार चढ़ाव दिखता है। तो ये कंपनी की कोई बुनियादी कमजोरी नहीं, बल्कि उनके बिजनेस मॉडल का ही एक हिस्सा है। चलिए अब चौथे हिस्से पर चलते हैं और ये देखते हैं कि कंपनी प्रॉफिट कमाने के लिए अपने पैसे का इस्तेमाल कितना एफिशिएंटली कर रही है। सबसे पहले समझते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी यानी आरओई को। ये हमें बताता है कि कोई कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के लगाए हुए पैसे पर कितना मुनाफा कमा रही है। आरवीएनएल का आरओई फाइनेंशियल ईयर 4 में 18% था, जो काफी शानदार है। अब वो घटकर 13.5% हो गया है। हाँ, गिरावट तो है, लेकिन अच्छी बात यह है कि ये अभी भी 11% के इंडस्ट्री एवरेज से तो बेहतर ही है। अब एक और बहुत ही जरूरी मेट्रिक, रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल या आरओसीआई। ये दिखाता है कि कंपनी अपने टोटल लगाए हुए पैसे पर कितना रिटर्न बना रही है। और अब आता है वो पॉइंट जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक रेड फ्लैग हो सकता है।
कंपनी का ROIC यानी निवेश की गई पूंजी पर रिटर्न सिर्फ 4.8% है। ये उनकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी पैसा जुटाने की लागत से भी कम है। सीधे शब्दों में कहें तो कंपनी 10 रुपए लगाकर 5 रुपए से भी कम कमा रही है। ये सिचुएशन लंबे समय में शेयर होल्डर्स के लिए वैल्यू नहीं बना सकती। और अब आते हैं हमारे एनालिसिस के आखिरी पड़ाव पर। आइए RVNL की सीधी टक्कर करवाते हैं इसके सबसे करीबी कॉम्पिटिटर आइकॉन इंटरनेशनल से। जब हम RVNL की तुलना IRCON से करते हैं ना, तो एक बहुत ही दिलचस्प तस्वीर सामने आती है। मार्जिन और इंटरनेशनल प्रेजेंस के मामले में IRCON 12.5% मार्जिन के साथ क्लियरली आगे है। लेकिन जब बात आती है भविष्य में काम की गारंटी की, तो यहाँ RVNL एक क्लियर विनर है। RVNL के पास 90,000 करोड़ रुपए की एक विशाल ऑर्डर बुक है, जो IRCON की 30,000 करोड़ की ऑर्डर बुक से 3 गुना ज्यादा है। तो इसका निचोड़ ये है, RVNL के पास प्रोजेक्ट्स की कोई कमी नहीं है, काम बहुत है। असली चुनौती तो इन प्रोजेक्ट्स को प्रॉफिट के साथ पूरा करने की है। तो चलिए पूरी कहानी को एक बार समेटते हैं। RVNL की ताकतें क्या हैं? 90,000 करोड़ की जबरदस्त ऑर्डर बुक, एक चट्टान जैसी मजबूत बैलेंस शीट और बहुत कम कर्ज। लेकिन दूसरी तरफ कमजोरियां क्या हैं? घटते मार्जिन, नेगेटिव कैश फ्लो और एक ROC जो वाकई में चिंता का विषय है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, RVNL के पास प्रोजेक्ट्स की भरमार है और एक मजबूत फाइनेंशियल बेस भी। क्या ये कंपनी मार्जिन के प्रेशर को झेलकर इन प्रोजेक्ट्स को मुनाफे में बदल पाएगी? इसका जवाब ही इसके भविष्य की दिशा तय करेगा। दोस्तों, ये विश्लेषण देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले कमेंट जरूर छोड़िएगा और बताइएगा कि अगला विश्लेषण किस स्टॉक या सेक्टर पर देखना चाहेंगे। मैं सभी कमेंट्स पढ़ता हूं। और हाँ, इस चैनल पर हम सिर्फ स्टॉक्स पर चर्चा नहीं करते, बल्कि हम हर फंडामेंटल रेशियो को डिटेल में समझाते और सिखाते भी हैं, ताकि हर कोई खुद कंपनियों का एनालिसिस कर सके। तो ऐसी ही गहरी लर्निंग और मार्केट इनसाइट्स के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। देखने के लिए धन्यवाद, जल्द ही मिलते हैं। Disclaimer. Educational content only. Not SEBI registered. This is not a buy/sell recommendation. Invest at your own risk.